नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद के बाद अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर शपथ ग्रहण करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो तैयार करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के लिए तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। और हिजाब पहन कर आ रही छात्राओं को क्लास में आने से रोकने के बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद बढ़ता देख कर्नाटक में 16 फरवरी तक सभी कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे। देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजनीति काफी उतार चढ़ाव वाली रही है और यहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ जाते हैं और धर्म के नाम पर हार और जीत तय हो जाती है। और कई मौकों पर सीटों पर ही सोशल इंजीनियरिंग ऐसी सीट आ जाती है और कोई पार्टी मैच को ही एक तरफा बना देती है। लेकिन इन सभी पहलुओं के अलावा उत्तराखंड में चेहरों की लड़ाई निर्णायक साबित होती है और कई मौकों पर मुद्दों से ज्यादा जनता चेहरों पर अपना विश्वास जताती है और उसी आधार पर उसका वोट तय हो जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहा था और उन्हीं के नाम पर बिना कोई सीएम उम्मीदवार घोषित किए पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में से 57 पर जीत हासिल कर ली थी। और अब 2022 का चुनाव दस्तक देने जा रहा है और इस बार ये चेहरों की लड़ाई निर्णायक साबित होने जा रही है। इस चुनाव में बीजेपी सत्ता में आने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती है हरीश रावत से पार पाना। अब कहने तो पहाड़ी राज्य में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा मुकाबला हरीश रावत का बीजेपी के साथ दिख रहा है। जो कमाल आपको बता दें, 2017 में ही पीएम मोदी ने अपने चेहरे दम पर ही बीजेपी के लिए कर दिखाया था, वैसा ही कुछ कमाल इस बार ही कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे के जरिए करना चाहती है। पार्टी की इस चुनाव में ही रणनीति भी इस ओर साफ इशारा कर रही है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। आखिरी दिन उत्तराखंड के कुमाऊं में भाजपा और कांग्रेस के सुरक्ष नेता पहुंचेंगे और आज सीएम धामी के क्षेत्र खटीमा में प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और वहीं पर रुद्रपुर में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं और खटीमा में प्रियंका गांधी को सुनने के लिए काफी लोग जुट गए। और बेरोजगारी से आजादी दिलाने का चुनाव और पिछले 5 साल में ही बच्चों की उम्र निकल गई लेकिन रोजगार नहीं मिला और कापड़ी बोले कि मैं गरीब का बेटा हूं। भाजपा कहती है कि आखिरी 2 रात में वोट खरीद लेंगे। खटीमा के लोग बिकाऊ है क्या? और मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप गरीब के बेटे का साथ दोगे या नहीं? बताइए कि 5 साल में ही कितने नौजवानों को रोजगार मिला और हाथ उठाइए। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके राज्य में? रोजगार, महंगाई और किसानों की समस्याएं, यही 3 समस्याएं हैं ना। और मुझे बताया है कि सीएम की विधानसभा है और लगा कि विकास हुआ होगा, लेकिन खराब सड़कें बता रही हैं कि 5 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ। खटीमा यूपी से ही लगा हुआ है। मैं आपकी समस्याएं जानती हूँ और आपको गेहूं, गन्ने और धान का सही रेट नहीं मिलता, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान परेशान है और किसी ने नहीं पूछा। चुनाव से पहले कानून रद्द कर दिए, मगर जब लोगों ने कहा कि शहीद किसानों के लिए क्या करेंगे, सरकार ने कहा कोई सूची नहीं है। तो 2 लोगों के लिए सारी नीति बन रही है, किसान, मजदूर, व्यापारी, किसी के लिए कुछ नहीं है। नोटबंदी के बाद जीएसटी थोपी और फिर कोरोना आया और सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को हुआ, जबकि रोजगार भी यही लोग देते हैं और कोई अंबानी अडानी नहीं। बताइए नौकरी क्यों नहीं दी? आज महंगाई क्यों है? अगर ये लोग आपके सामने आकर धर्म की बात करते हैं, कैसा धर्म है ये? नेता का धर्म जनता का विकास होता है। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो कोरोना में स्वास्थ्य सुविधा मिलती और रोजगार मिलता। इस प्रदेश में हुनर और संसाधन, मगर रोजगार नहीं, ऐसा क्यों?
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृभूमि उत्तराखंड में ही चुनावी हुंकार भरी है और इस दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू सांप्रदायिक शब्द नहीं, हमारी संस्कृति का पहचान है और हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान इसी से होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इसलिए भी जरूरी है कि अगर यूपी में अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो वो भागकर उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। और उन्होंने हंसी भरे लफ्जे में ये भी कह दिया कि वैसे तो मैं अपराधियों को नहीं छोड़ना हूं और लेकिन फिर भी अगर वो भागकर उत्तराखंड आते हैं तो सुरक्षा के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले हर तीसरे दिन में ही दंगा होता था और 2017 से पहले गंभीर असुरक्षा थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और पहले बेटियां सुरक्षित थीं, व्यापारी पलायन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हम अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ ले लिया और कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ कर रही है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने से चंद घंटे पहले ही भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक मैदान में पूरी ताकत के झोंके हुए हैं और इसी कड़ी में ही सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर मौजूद हैं और वे टिहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी किशोर उपाध्याय के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनावी जंग के बीच ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही बयान पर उत्तराखंड से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी का घमासान मच गया है। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी आपको बता दें कि उत्तराखंड में ही प्रचार करते वक्त राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सीएम हिमंता पर ही हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया कि हिमंता ने मानसिक संतुलन खो दिया है। वहीं असम कांग्रेस ने कहा कि आज सीएम हिमंता ने ही राज्य की संस्कृति और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। आपको बता दें कि पूरा विवाद क्या है, इसके बारे में असम के ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उत्तराखंड में ही बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस इसका सबूत मांगती है, आखिर क्यों। लेकिन अपनी बात कहते कहते हिमंता कुछ ऐसा कह गए जिसे राजनीतिक और सामाजिक मर्यादा से सही नहीं माना जाता। हिमंता ने कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, इनकी मैंने देखा जाए तो जनरल विपिन रावत हमारे देश के ही गौरव थे और उन्होंने नेतृत्व में ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ तो क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। देश में कोरोना संक्रमितों में कमी आई है, लेकिन मरीजों की मौतें नहीं थम रही हैं। बीते 24 घंटे के भीतर ही 510 नए संक्रमित मिले हैं और जबकि 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। आपको बता दें कि 1348 मरीज ठीक भी हो गए हैं और 6697 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को ही 18,552 जो है सैंपलों का जांच रिपोर्ट जो की गई थी उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 13 जिलों में 510 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले की बात की जाए तो 148 और अल्मोड़ा में ही 85 और इसके साथ ही हरिद्वार में 45, पौड़ी में 44, चमोली में 49 और पिथौरागढ़ में 31 और नैनीताल में 25, टिहरी में 21, उधम सिंह नगर में भी 17 और रुद्रप्रयाग में 17, उत्तरकाशी में 12, बागेश्वर में 10 और चंपावत जिले में 6 संक्रमित मिले हैं। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसमें कैलाश हॉस्पिटल में अगर बात की जाए वहां की तो फिर 3 और दून मेडिकल कॉलेज में, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में, मेट्रो हॉस्पिटल और सेना अस्पताल रुड़की, बीसी जोशी हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि तीसरी लहर में ही मरने वालों की संख्या 225 हो गई है और 1348 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिन्हें मिलाकर ही 7,08,93 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में ही ज्यादा मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले घट गए हैं। वहीं वर्तमान में 6,000 से ज्यादा मरीज इलाज चल रहा है।
विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रप्रयाग पहुंचे और यहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने जय मां नैना देवी और मैं मानस खंड पवित्र भूमि से यहां के देवताओं को नमन किया और कहा यहां की धरती गुरु नानक के चरणों से ही पवित्र हुई है। मैं वीर उधम सिंह नगर को ही नमन करता हूं, यहाँ मिनी इंडिया की झलक दिखती है। कहा कि आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, मेरी भी यहाँ आज आखिरी प्रचार सभा है और यहाँ की भीड़ देखकर लग रहा है कि आप यहाँ मुझे धामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं और 14 फरवरी को ही आपको कमल के निशान पर ही बटन दबाना है। कोरोना के चलते लग रहा था कि ऐसी भव्य रैली संभव नहीं हो सकेगी, लेकिन आप लोगों ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। यहाँ 100% आबादी का ही वैक्सीन की सिंगल डोज लग चुकी है और इसके लिए मैं आपको और सीएम धामी को बधाई देता हूं और उन्होंने पहाड़ के ही दुर्गम गांव का भी वैक्सीन पहुंचाई है और कहा कि आप उन लोगों को पहचानते हैं जो लोग कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। कहा कि कांग्रेस ने भारत की कोरोना वैक्सीन को बदनाम किया, इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर वैक्सीन लगने से सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो मोदी को बुरा भला कैसे कहेंगे। कहा कि कोरोना महामारी में भाजपा के सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मैं आपके युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन का काम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पहुंचाया। धामी जी के काम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे कि दूर सुदूर पहाड़ों में इतनी ऊंचाइयों पर वैक्सीन तो पहुंच ही नहीं सकती है। आपको मालूम है ना ऐसी बातें कौन करते थे, जानते हो ना आप लोग? ये निराशा से भरी हुई बातें किसकी होती थी? आप इन लोगों को भली भांति पहचानते हो ना? ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया, लगातार बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे।